नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं एसटी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम जानेंगे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को जो है स्टार्ट करने वाले हैं आज के क्लास में। तो दोस्तों, यदि हम बात करेंगे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की, तो इनको जो है संविधान के भाग 5 में रखा गया है। किसमें? भाग 5 में। और भाग 5 में जो हम आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक जो हम पढ़ते हैं और कहा जाता है दोस्तों, जो संविधान का भाग 5 है, ये जो है पूरे संविधान का सबसे बड़ा भाग कहा जाता है इसको। और इसीलिए ये सबसे बड़ा भाग है संविधान का, तो इसीलिए जो इसको कई अध्यायों में बांटकर जो है पढ़ा जाता है। किस भाग को? संविधान के भाग 5 को। अब इसमें हम राष्ट्रपति की बात करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 52 में है। तो आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए किस आर्टिकल में? आर्टिकल 52 में। साथ ही राष्ट्रपति जो है यानी आर्टिकल 53 क्या कहता है? ये कहता है संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। यानी जो संघीय कार्यपालिका है, इसकी जो समस्त शक्तियाँ हैं किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल 53 कहता है। तो ये थे दो आर्टिकल। अब बात करते हैं देश का प्रधान कौन होता है। तो देश का प्रधान किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को कहा जाता है। देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। साथ ही तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? यानी जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तो तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कहता है संघीय कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियाँ हैं किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। देश का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति। देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। संघीय कार्यपालिका की का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। साथ ही जो तीनों सेनाएं हैं, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, तीनों सेना का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता, यानी जो भारत के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट हैं, इनके बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता यानी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 58 की। तो आर्टिकल 58 में जो है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं यानी क्वालिफिकेशंस जो है कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी बस भारत का नागरिक होना चाहिए। वह न्यूनतम आयु कितनी? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वह लोकसभा सदस्य बनने की सारी योग्यताएं रखता हो। वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह लाभ के पद पर नहीं हो। यानी यहाँ पे कहा गया है आर्टिकल 58 के तहत राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता यानी क्वालिफिकेशंस जो है क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वह लोकसभा का सदस्य बनने की सारी योग्यताएं रखता हो। वह लाभ के पद पर जो है नहीं होना चाहिए। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 58 की। 58 तो हमारा हो गया। आर्टिकल 59 की हम बात करते हैं। ये क्या कहता है? राष्ट्रपति पद की शर्तें, यानी राष्ट्रपति पद के लिए जो है कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। शर्तें यानी कंडीशंस। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे, यानी वह न तो संसद के किसी सदन का सदस्य हो और ना ही राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य हो। पागल अथवा दिवालिया न हो। पागल अथवा दिवालिया मतलब दिमागी संतुलन उसका ठीक हो। दिवालिया मतलब, यानी दिवालिया का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है, अगर उसको वह चुका नहीं पाता तो बैंक जो है उसको दिवालिया यानी बैंकरप्ट जो है घोषित कर देती है। तो ये दो पॉइंट आपको लिखने हैं। अब साथ ही हम बात करेंगे, ये है दोस्तों संसद। संसद के कितने सदन होते हैं? दो सदन होते हैं। ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा। और इनके जो सदस्य होते हैं उनको कहते हैं हम सांसद, और साथ ही राज्यसभा के सदस्यों को भी हम सांसद कहते हैं। ये है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं।
विधानसभा होता है और साथ ही विधान परिषद, जिसमें विधानसभा के सदस्यों को एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हम विधायक भी कहते हैं, और विधान परिषद के सदस्यों को कहते हैं विधायक यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी आर्टिकल 59 कहता है राष्ट्रपति पद की शर्तों के लिए जो लोकसभा के 2 सदन है, ना ही इनमें से कोई किसी का सदस्य होना चाहिए, और साथ ही दोस्तों जो राज्य विधानमंडल के 2 सदन है, ना ही इनमें से किसी का सदस्य जो है होना चाहिए। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये थी दोस्तों राष्ट्रपति पद की शर्तें, तो ये आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 54 के बारे में। तो आर्टिकल 54 यानी अनुच्छेद 54 क्या कहता है? ये कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है और राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, तो उन सभी सदस्यों के समूह को क्या कहा जाता है? निर्वाचक मंडल कहा जाता है। अब जैसा राष्ट्रपति का चुनाव की हम बात करेंगे तो बैलेट पेपर के द्वारा गुप्त मतदान होता है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसमें आम जनता के द्वारा भाग नहीं लिया जाता है, बल्कि आम जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व जो है भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? बैलेट पेपर के द्वारा गुप्त मतदान होता है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें आम जनता भाग नहीं लेती है। अब निर्वाचक मंडल की हम बात करेंगे। निर्वाचक मंडल होता क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने वाले लोगों का जो समूह होता है उसको निर्वाचक मंडल कहा जाता है। तो कौन कौन लोग हैं जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? जैसे संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और साथ ही यूटीज बोले तो जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी, ये तीनों जो है यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन तीनों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो कि इलेक्शन जीत के आए हैं, तो ये सभी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में जो है हिस्सा लेते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसको मैं एक बार आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे बात की गई, ये हमने बनाया दोस्तों संसद यानी पार्लियामेंट। संसद यानी पार्लियामेंट के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 543 सदस्य हैं जो कि सभी वोट डालेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। अब राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं, जिनमें से 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी इनको राष्ट्रपति जो है मनोनीत यानी नॉमिनेटेड करते हैं। अब ये 12 सदस्य भाग नहीं लेंगे, लिखेंगे भाग नहीं लेंगे, याद रखें दोस्तों। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो है ये 12 सदस्य जो है भाग नहीं लेंगे, और साथ ही जो 233 सदस्य हैं राज्य प्लस यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश से चुने गए हैं, इनको जो है ये भी भाग लेंगे, याद रखें दोस्तों, ये जो है भाग लेंगे। और साथ ही राज्य विधानमंडल की यदि बात की जाए तो ये 2 सदन होते हैं इसके भी, राज्य विधानसभा, तो इसके जो है सभी सदस्य वोट डालेंगे, सभी सदस्य वोट डालेंगे। और साथ ही जो विधान परिषद है ये जो है वोट नहीं डालेंगे। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं? इसमें जो है राज्यसभा व राज्य विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा जो है भाग लिया जाता है, लेकिन इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। और साथ ही दोस्तों विधान परिषद के सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये आपको समझ आए होंगे सारे, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन जो है भाग लेता है और राष्ट्रपति का चुनाव जो है कैसे होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 55 के बारे में। तो आर्टिकल 55 क्या कहता है? ये कहता है राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया यानी राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति या प्रक्रिया। तो किस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संख्यणीय मत पद्धति के द्वारा जो है चुना जाता है। यानी जो राष्ट्रपति हैं इनको समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संख्यणीय मत पद्धति के द्वारा चुना जाता है। अब दोस्तों समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे और इसके बाद जो है एकल संख्यणीय मत पद्धति के द्वारा चुनेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोकसभा हैं और साथ ही विधानसभा व ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं, इनमें क्या होता है? इनमें दरअसल ऐसा होता है जिसको ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वही जो है विजेता हो जाता है। जो लोकसभा और साथ ही दोस्तों विधानसभा हैं और साथ ही जो स्थानीय चुनाव होते हैं, इनमें जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही
जीत जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो है अक्सर एक कोटा तय कर दिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव जीतने के लिए जो है कम से कम 51% जो है वोट मिलना जरूरी है, तभी जो है राष्ट्रपति बन सकता है, जब उसको 51% वोट मिलेंगे। अब एकल संगमणि मत पद्धति क्या होता है, इसमें कहा जाता है, मान लेते हैं अगर राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है 4 सदस्य खड़े हैं तो आपको जो है 4 वोट डालने हैं। मतलब आप जो है यहाँ पे क्रमानुसार, जैसे आपकी पसंद, पहली पसंद क्या है, फिर दूसरी पसंद क्या है, फिर तीसरी पसंद, इस प्रकार जो है यहाँ पे कहा जाता है। यानी ये मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। तो मान लेते हैं दोस्तों ABCD, मान लेते हैं ये 4 सदस्य खड़े हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, और ये 12 सदस्य हैं। याद रखें दोस्तों, ये 12 सदस्य हैं, तो ये 4-4 वोट डालेंगे। मान लेते हैं 4 सदस्यों की जो है पहली पसंद ये है, और इनमें से 5 की B है। और साथ ही दोस्तों यदि हम बात करेंगे C की कितनी है, 3 हो जाती है। और यदि हम बात करेंगे C की कितनी हो गई, 3 हो गई, और D की हो गई 1। यानी जो 12 ये सदस्य हैं, इनमें कहा गया है चारों सदस्यों के अपने अपने अलग मत है, और ये 4-4 वोट डालते हैं। जैसे इन 12 सदस्यों में से 4 सदस्यों ने जो है A को जो है पहले स्थान पर रखा है, B को जो है 5 लोगों ने पहले स्थान पर, C को 3 लोगों ने पहले स्थान पर, और D को जो है एक व्यक्ति ने पहले स्थान पर जो है रखा है। अब दोस्तों 51 वोट की ज़रूरत है, तो यहाँ पर जो है ये तो जीतने वाला नहीं है। अब इनके जो है कुछ सदस्य ऐसे हैं जो ये को जो है मान लेते इस प्रकार 2 सदस्य जो हैं रखेंगे। तो इस प्रकार जो है आपको पता होना चाहिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो है वोट बेकार नहीं जाते हैं, उसमें जो है वोट ट्रांसफ़र होते हैं। यानी जैसे ये वोट बेकार नहीं गया, ये जो है इसमें जुड़ जाएगा जिसकी पसंद है। तो इसका मतलब ये कितने हो गए, 6 वोट हो गए। तो जीत किसी हो गई, B वाले सदस्य की। किसकी दोस्तों, B वाले सदस्य की। अब विधानसभा के चुनाव की हम बात करेंगे। विधानसभा, ये विधानसभा है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये 3 सदस्य हैं, मान लेते हैं ये 1 2 और ये 3। अब यहाँ पर कुल कितने वोट हैं, कुल 100 वोट हैं। कितने दोस्तों, कुल जो है 100 वोट हैं। अब इनमें से मान लेते हैं कि इसको जो है 40 वोट मिल गए, इसको कितने मिल गए, इसको 30 मिल गए, और इसको भी 30 मिल गए। तो इसका मतलब जीत किसकी हो जाती है, जीत हो जाती है इसकी 40 वोट वाले की। इसका मतलब जो विधानसभा के चुनाव होते हैं इसमें क्या होता है, जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसी की जीत हो जाती है। अब इसमें एक कैंडिडेट को जो है कितने वोट मिले, 40 वोट मिले, तो इसका मतलब जीत किसकी हो गई, इसकी हो गई। और ये 30, ये वाले जो वोट बेकार हो गए, ये वाले जो 30 वोट हैं ये कैसे हो गए, ये हो गए बेकार। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वोट ट्रांसफ़र होते हैं, वोट ट्रांसफ़र होते हैं। याद रखें दोस्तों, ट्रांसफ़र होते हैं, याद रखें दोस्तों, ट्रांसफ़र होते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा होता है, अगर 4 सदस्य खड़े हैं तो एक व्यक्ति 4 वोट डालेगा और चारों को जो है नंबर देगा, कौन से को A नंबर पर रखा है और कौन से को B नंबर पर रखा है। तो इस प्रकार जो है वोट वैल्यू के आधार पर जो है राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थी दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। तो ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।